बधाई शिवेंद्र और बधाई महेश जी। मुझे नहीं मालूम कि महेश उपाध्याय और महेश भारद्वाज में कोई साम्य है कि नहीं, लेकिन ज़रा खबरदार रहिएगा। मैंने किताब कुछ शायद हमारे घर की कुछ कुरियर की कृपा से मुझे मिली नहीं, तो मैंने आज ही केवल कंप्यूटर पे पढ़ी है और लगभग 60-65 पन्ने पढ़े हैं। तो मैं जो कहूँगा वो उसके आधार पर ही है, पूरी किताब में नहीं देख पाया। पहली बात यह कि वो परम पठनीय है। जो एक किताब का पहला गुण होना चाहिए कि वो पठनीय हो, तो ये परम पठनीय है। एक बार शुरू करके और समय आपके पास है तो आप शायद ख़त्म करके ही इसको छोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी लेखक के लिए। ऐसा लेखक जिसकी दूसरी ही पुस्तक है, दूसरा उपन्यास है, तो औपन्यासिकता आप में है, शैली और पकड़ने की, वो एक बड़ी बात है। दूसरी, इतने पन्ने पढ़ने के बाद ही मुझे ये शिवेंद्र से पूछने की ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें हर बुलेटिन में जितनी खबरें दी गई हैं उनमें से कितनी सचमुच हुई हैं। मैं बता दूं? नहीं, ऐसे कोई रहस्य की बात नहीं है, लेकिन शिवेंद्र ने कहा कि लगभग तो सभी घटनाओं पर, असली घटनाओं पर आधारित हैं, असली चरित्रों पर आधारित है। नाम ज़ाहिर बदले गए हैं और उनको असली पहचान छुपाई गई है। और जहां मुझे लगा कि जाना कुछ एक सीमा का अतिक्रमण करने से कुछ ज़्यादा, हर बुलेटिन में जितनी खबरें दी गई हैं उनमें से कितनी सचमुच हुई हैं। मैं बता दूं? नहीं, ऐसे कोई रहस्य की बात नहीं है, लेकिन शिवेंद्र ने कहा कि लगभग तो सभी घटनाओं पर, असली घटनाओं पर आधारित हैं, असली चरित्रों पर आधारित है। नाम ज़ाहिर बदले गए हैं और उनको असली पहचान छुपाई गई है। और जहां मुझे लगा कि जाना कुछ एक सीमा का अतिक्रमण करने से कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ से मैं लौटा भी हूँ वापस। और वहाँ पर लगभग उसने कहा 80% तथ्यों के बाद जो 20% है, वहाँ पर कल्पना का सहारा लिया है, क्योंकि सत्य कुछ ज़्यादा अप्रिय हो सकता था, ऐसा आभास मुझे उसकी बात से हुआ। ये दिखता है उसमें। और जो लोग न्यूज़ रूम की अंतर कथाओं से और विजय चौक की और तमाम इस माध्यम की अंतर कथाओं से वाकिफ़ हैं, हम सभी लोग हैं, वो जानते हैं कि या तो ये चीज़ें हुई हैं, हम जानते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लगभग अधिकांश जगह होती हैं। लेकिन नकवी ने जो कहा वो मुझे भी लगता है कि, अब चूंकि मैंने अंत तक नहीं पढ़ा इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन लग रहा है कि एक ही चीज़ लगी है कि वो अधिकांशतः नकारात्मक ही तस्वीर चैनलों में काम करने वाले लोगों की और उसके ढांचे की, उसकी शैली की और काम करने के तरीके की पेश करती है। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई मीडिया से बाहर का इंसान इसको पढ़ेगा, पाठक पढ़ेगा, जो केवल पाठक है, दर्शक है, या एक उदीयमान पत्रकार है, या पत्रकार बनना चाहता है, पत्रकारिता का छात्र है, एक सामान्य नागरिक भी है, तो उसके मन पे हम लोगों के बारे में क्या राय बनेगी, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नहीं होगी। चीज़ें सचमुच उतनी बुरी नहीं हैं, क्योंकि अगर हम केवल अंतर कथाओं के आधार पर और अंतर कथाओं का एक बड़ा रोचक, पठनीय, कल्पनाशील वर्णन ही करें, तो फिर कौन सा दुनिया में क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इस तरह के लोग, इस तरह के चरित्र पात्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि मनुष्यता कुल मिलाकर सब जगह एक जैसी ही है। तो किताब जो प्रश्न उठाती है, जो छाप मन पे छोड़ती है, वो थोड़ा सा असंतुलित मुझे लगा, कि नकारात्मक ज़्यादा है वो। और मैं तो, कम से कम मेरा अनुभव ये है कि हम सभी का होगा कि हमने इन चैनलों में और अपने अखबारों में भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंसानों को पाया है, बहुत अच्छे अच्छे मित्रों को पाया है, खूब सीखा है, जानकारियाँ भी बढ़ी हैं, समझ भी बढ़ी है और दक्षताएँ भी बढ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पाया नहीं है, कुछ सकारात्मक नहीं हुआ है। और इस पूरे मीडिया ने बाहर की दुनिया में नकारात्मक के साथ साथ कुछ बहुत सकारात्मक चीज़ें भी की हैं और आज दिन रात कर रहा है। तो वो पक्ष मैं आशा करता हूँ कि बाद के पन्नों में कहीं ना कहीं आया होगा, ज़रूर होगा, लेकिन अभी तक जो मैंने पढ़ा उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ।
एक बात जो मुझे खटकी और जो आप लोग चूँकि मुझे अब जानते हैं इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होगा, वो उसकी भाषा को लेकर है। और ये सही है कि आजकल के अधिकांश हिंदी चैनलों में भाषा को लेकर बहुत छूट ली जाती है और घोर अराजकता है। तो वो अराजकता और उस भाषा का को ज्यों का त्यों पेश करने के लोभ से उसका संवरण नहीं शायद शिवेंद्र कर सके हैं, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी उन शब्दों की उनको भी लिया गया है, जहाँ पर आप बोल रहे हैं या जहाँ पर केवल वो बुलेटिन की स्क्रिप्ट नहीं है। दूसरा, हम लोग भाषा से ही खेलते हैं, वही हमारा औजार है। और हिंदी के उपन्यास में अंग्रेज़ी का व्याकरण ज्यों का त्यों लिया जाए, ये बिल्कुल अस्वीकार्य बात मुझे लगती है। तो हम हर जगह एंकर्स लिखें, हम हर जगह बॉसेस लिखें। मैंने पूरी सूची बनाई दरअसल, जो मुझे लगा कि उससे बचना चाहिए था। ब्रिटिशर्स, colonial world, architects, reporters, credibility, sideline, senior, exposure, joining से resign तक। अब resign हम जानते हैं कि हमारे बहुत से हिंदी के युवा पत्रकार रेजिग्नेशन को रिज़ाइन बोलते हैं। मैंने रिज़ाइन दिया, ये कोई अंग्रेज़ी नहीं, ये ऐसा नहीं होता, हम जानते हैं। लेकिन उसको हम उपन्यास में लें, ये थोड़ा सा भाषा के कच्चापन हमें दिखा रहा है। रेजिग्नेशन देते हैं हम, रिज़ाइन करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। इंटर्न्स, बैचलर्स, अब ये बहुत सामान्य, इनके जो हिंदी शब्द हैं वो बहुत बहुत सामान्य सरल हैं, हम सबके सुपरिचित हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट एंकर, यंगस्टर रिपोर्टर, और ये स्क्रिप्ट के हिस्से नहीं है। मेन स्ट्रीम, प्रीमाइस, बॉसेस, सैडिस्ट होता। तो ये तो एक पक्ष है उसका। दूसरा पक्ष जो मुझे अभी तक लगा कि अगर शुरू से ही आपने ये तय किया था कि मुझे अपने को केवल जो ऊपरी गतिविधियां रहती हैं, जो सतह पर दिखने वाली घटनाएं, परिघटनाएं होती हैं, चरित्र दिखते हैं, अंतर कथाएं होती हैं, उन तक ही सीमित रखना है, तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे टीवी चैनल्स के जो बड़ी तस्वीर है, जो पर्दे के पीछे ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा महीन चीज़ें होती हैं, जो आमतौर पे अदृश्य रहती हैं, जो न्यूज़ रूम में भी रहने वाले लोगों को अधिकांशतः पता नहीं चलती, कई बार संपादक के स्तर तक रुक जाती, कई बार संपादक को भी नहीं पता चलती, उस तरह के दबाव, उस तरह की, जैसे हम कहेंगे कि जो द लार्जर डायनामिक्स ऑफ न्यूज़ मीडिया, वो अभी तक मुझे नहीं दिखा है। और उसमें ध्यान आपका, मैं कहूँगा कि जो माइक्रो पिक्चर है उस पर है। लेकिन एक जिस बड़े परिदृश्य में और बड़े संदर्भ में हम हमारे चैनल जीते हैं और काम करते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी राज्य और मीडिया, और राज्य और चैनलों और उनके मालिकों और संपादकों के बीच किस तरह के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, भीतर क्या होता है, राजनीति के साथ, राजनीतिज्ञों के साथ, संस्थाओं के साथ किस तरह के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, किस तरह से एक दूसरे पर, जैसे हम कहें इंटरप्ले कहेंगे, वो होता है। वो अभी तक मुझे नहीं दिखा है, मैं आशा करता हूँ कि वो आगे कहीं होगा। तो एक जिसे हम कहते हैं एक समष्टिगत और एक व्यष्टिगत, माइक्रो मैक्रो, ये दोनों तस्वीरें अगर होती तो इस माध्यम की एक ज़्यादा संपूर्ण तस्वीर बनती। मैं शिवेंद्र वाकई बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैंने एक किताब लिखी और मुझे, मैं भी कहूँगा पूरी ईमानदारी से पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन राहुल जी से ज़्यादा पढ़ी मैंने इसलिए मैं इस किताब में एक खराबी है। खराबी ये है कि ये 15 मिनट के अंदर 200 खबरों जैसा है, ब्रेथलेस एकदम, कहीं रुकने का मौका ही नहीं मिलता।
आप नॉवेल पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं तो अमूमन आपको चैप्टर्स मिलते हैं। तो मैं सोचता रहा यार कहाँ ख़त्म करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कहाँ, पढ़ते पढ़ते मैं 125 पेज तक पढ़ गया। मैंने कहा कहीं रुकी नहीं रही किताब। तो ये सही अंदाज में, टीवी के अंदाज में लिखी गई किताब है, ब्रेथलेस एकदम, लाइव भी है। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है तो कहीं सारे कमर्शियल ड्रॉप कर दिए गए हैं और उसके बाद सीधे चली जा रही। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत, दरअसल इसको जब आप एक साहित्यिक नज़र से देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं, ये एक लिटरेरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि उसको उस नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और मैं हमेशा से ये मानता हूं कि नकारात्मकता जो है वो बहुत आकर्षक और बहुत खूबसूरत होती है। इसलिए, और टीवी जो पूरा हमारा जो टीवी का जो दर्शन है या जो जर्नलिज्म का पूरा दर्शन है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि 80% या 90% वो नकारात्मक है अपने स्वरूप में, अपनी विशिष्टता में और अपने लाक्षणिक गुणों में। क्योंकि हम अगर ये कहने लगें कि सरकार ने कि फला योजना बहुत सफल है, बहुत खूबसूरत है, या भला प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा भाषण दिया और खूब तालियां उन्होंने बटोरी, तो मुझे लगता है वो जर्नलिज्म नहीं होता। हमारा काम है वॉचडॉग का। हम दरअसल लोकतंत्र के पहरेदार नहीं, बल्कि हम लोकतंत्र के, बुरा मत मानिएगा, कुत्ते हैं। हमारा काम है कि हम चोर को देखें और भौंकना शुरू करें। और मैं कुत्ते शब्द को इसलिए, क्योंकि मेरे घर में अपने 2 पेट्स हैं और मैं उनको अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये शब्द कभी नकारात्मक नहीं रहा, हमेशा अच्छा रहा। और वो अभी पिछले दिनों आपने कहानी सुनी उत्तराखंड की कि किस तरीके से कुत्तों ने पूरे गांव के लोगों की ज़िंदगी को बचाया। हमारा काम है भौंकना, लोगों को जागृत करना, पहरेदार तक को जगाना। पहरेदार भी जब सो जाते हैं और दबे पांव जब चोर आता है तो कुत्ता, क्योंकि उसकी नींद श्वान निद्रा कहते हैं कि वो उसकी जो निद्रा होती है दरअसल वैसी ही किसी विद्यार्थी की निद्रा होनी चाहिए, तो वो पहरेदार तक को जगाते। इसलिए मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र का पहरेदार पत्रकार नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का कुत्ता होता है। और वो सजग होता है हमेशा। कोई भी अपरिचित व्यक्ति नजर आता है, कहीं भी कुछ अपरिचित चीजें नजर आती, कोई ऐसा चीज नजर आता है तो भौंक कर वो सबको जागृत करने की कोशिश करता है। और यही मुझे लगता है पत्रकारिता का काम है। इसलिए इस किताब के अंदर जो नेगेटिविटी नजर आती, मुझे लगता है कि वही इस किताब की खूबसूरती भी है। कि जैसे अब कुछ लोग इस आधार पे सिर्फ ये खाका खींच लें कि नहीं पत्रकारिता तो ऐसी ही होती है या टीवी जर्नलिज्म ऐसा ही होता है, तो मुझे लगता है ये वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका सरलीकरण होगा। यहाँ पे जब आप प्रतिभा आडवाणी और प्रतिभा पाटिल का जिक्र करते हैं और एंकर उनके बीच में फ़र्क नहीं कर पाता, और फिर बाद में जब वर्कशॉप होती है उस वर्कशॉप के अंदर एक महोदय समझाते हैं, भाई अरे 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, नहीं 6 बार बोलोगे तो ये लेजीनेस नहीं है, ये मतलब इसका मतलब कि तुमको कुछ नहीं आता जाता। बट ये क्या हिंदुस्तान के सारे एंकर ऐसा करते हैं? हमारे ख्याल से नहीं करते। लेकिन अगर कहीं कोई एंकर इस तरीके से करता है तो उसको रेखांकित करके मजबूती के साथ बताने का काम हम पत्रकारों का ही, कि भाई देखो ये भी गलती आप लोगों से हो रही है। और मुझे लगता है ये काम इस किताब ने किया। और मैं जो बात आपने प्रतिभा पाटिल और प्रतिभा आडवाणी के बारे में कही है, मैं अपनी जिंदगी का एक किस्सा बता सकता हूं। ना तो उस एंकर का नाम लूंगा, ना उस चैनल का नाम लूंगा, और ये कम से कम 10 से 12 साल पुरानी, 10 साल पुरानी खबर है। अचानक वहाँ ये हुआ कि भाई जो मिडिल लेवल पे जो के लोग जो हैं वो अब जो है वो इंटरव्यूज लेंगे लोगों के, और वो जिनके नाम प्रेषित करेंगे या रिकमेंड करेंगे उनको एक अंतिम इंटरव्यू होगा और उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। तो अब आप जेंडर अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, स्त्री या पुरुष, में उसका वर्णन नहीं करूँगा। तो एक सज्जन या सजनी वो आए या आई, और मैंने उनसे कई सवाल पूछे, और एक सवाल मैंने पूछा कि सोनिया गांधी के बारे में आपको पता है? बोला हाँ मुझे पता है। मैंने कहा कौन है? तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि वो कांग्रेस के अध्यक्षा हैं या अध्यक्ष हैं। कई बार मैंने इस सवाल को पूछा, और उस वक्त सोनिया गांधी ऐसा नहीं था कि अचानक आई हुई थी, पूरा देश उनको, और वो एक प्रतिष्ठित चैनल में वो एंकर बनने के लिए वो वहाँ उपस्थित थी। और मैंने उनको, जाहिर सी बात है मुझे रिजेक्ट करना था। अगर सोनिया गांधी के बारे में आपको नहीं पता है कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष या अध्यक्षा है तो फिर आप पत्रकार नहीं हो सकते। आप पत्रकारिता के लिए आप वो जो टेस्ट है उसको आप पास नहीं कर सकते। और मैंने तो फेल कर दिया।
अचानक 1 महीने के बाद देखा कि वो सज्जन सजनी न्यूज़ रूम में वो नज़र आए या नज़र आई। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा भाई ये, मैंने जाके अपने संपादक से शिकायत की कि भाई इसको यही नहीं पता कि सोनिया गांधी कौन है, वो एंकर कैसे बन सकता है या बन सकती है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि चेहरा देखा है। मैंने कहा चेहरा तो देखा है। तो बोला बस वही क्वालिफिकेशन हमारे ख्याल से अच्छी, बाद में तो समाज के बारे में जानकारी हो जाए। और काफ़ी दिनों तक वो वहाँ रहे या रहीं, और दूसरे चैनलों में भी उनको देखा गया, देखी गई। अब ये इसके आधार पे आप ये सरलीकरण कर दें या मैं ये मान बैठूं कि टीवी चैनल्स के अंदर सारे एंकर्स ऐसे हैं जिनको सोनिया गांधी के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मुझे लगता है वो गलत होगा। हमारा काम है, अब आप हम क्या करते हैं, हम सुबह से शाम तक पुलिस का जो अच्छा काम उसको तो नहीं रेखांकित करते, या किसी नेता के अच्छे काम को रेखांकित नहीं करते, लेकिन वो गोला लगा के, तीर लगा के जो उसको ये देखिए इसको और वो देखिए उसको जब हम कहते हैं, तो बेचारा वो पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसका तो दिल कहीं ना कहीं भरता होगा, यार हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, चोरी चकारी से लोगों को बचाते हैं, बम फटने से बचाते हैं, लेकिन हमारी चर्चा यहीं पे क्यों होती है कि हम रेड लाइट जंप कर दिया और हमने हेलमेट नहीं लगाई, देखो टीवी चैनल्स पे नजर आ रहा। मुझे लगता है कि वो करना जरूरी है। इसलिए करना जरूरी है कि अगर हमने पहली गलती या दूसरी गलती पर अगर नहीं टोका, तो जो आज अपवाद है वो कल नियम बन जाएगा। और अपवाद नियम न बने, यही टीवी पत्रकारिता का काम है। क्योंकि समाज के अंदर हमको पत्रकारिता की जरूरत क्या है, प्रेस की जरूरत क्या है, या जर्नलिज्म की जरूरत क्या है, जर्नलिस्ट की जरूरत क्या है, टीवी चैनल्स की जरूरत क्या है। इसलिए अगर समाज में सब कुछ अच्छा चलता होता, समाज का हर व्यक्ति बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, और वो निस्वार्थ भाव से लोगों की तरफ देखता, तो राजसत्ता की जरूरत ही नहीं होती। राजसत्ता की जरूरत, कानून की जरूरत, नियमों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं, बुनियादी तौर पर लोग अच्छे नहीं हैं, और अच्छे लोग जो हैं उनको बचाने के लिए और एक नियम के हिसाब से, इसलिए राजसत्ता है। राजसत्ता अपने आप में तानाशाही ना हो जाए, इसलिए लोकतंत्र बना। लोकतंत्र के अंदर तमाम जिनके पास पुलिस का बल है, जिनके पास सेना का बल है, वो डिक्टेटरशिप ना कर पाए, वो लोगों को दमन ना करें, इसलिए तो प्रेस का काम। तो हम कहते नहीं भैया मुर्सी महोदय ने बड़ा अच्छा काम किया है या मनमोहन सिंह ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूं। मेरा कहना, मेरा काम है जहां कहीं भी मुझे गलती नजर आएगी उसको लोगों के सामने रखूंगा, लोगों को दिखाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है इस किताब ने कम से कम बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिस पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर आप रोचक तरीके से अगर इसको पढ़ेंगे तो मजा आता है इसको पढ़ने में। मैंने 120-125 पेज पढ़े, मुझे मजा आया पढ़ के। बहुत सारे चेहरे मेरे आंखों के सामने, अच्छा ये ही हो सकता है। रात को 10 बजे के बाद फिल्म सिटी के अंदर अगर आप गुजरे पैदल, तो न जाने कितनी गाड़ियों के अंदर से न जाने कितनी कहानियां निकलती हैं, ढेरों कहानियां वहां पे हैं, और उन कहानियों को अगर आप लिपिबद्ध करने लगे, लिखने लगे, तो एक किताब पूरी बन सकती है। बट वो भी जिंदगी का एक मजा है। जिंदगी सिर्फ वही नहीं है कि नियम के हिसाब से चलो, नियम तोड़ने का भी मजा है। वो रात को 10 बजे के बाद अगर फिल्म सिटी में गाड़ियों के अंदर अगर वो कहानियां नहीं होंगी, तो जिंदगी बहुत ही रूखी हो जाएगी। मुझे लगता है कि शिवेंद्र ने बड़ी खूबसूरती से वो जो रूखापन था, उस रूखेपन को हटा के उसको आकर्षक चेहरा रखने की कोशिश की है, और मुझे लगता है उसमें वो कामयाब रहे हैं। लेकिन जो आपने शुरुआत में ये डिस्क्लेमर डाल दिया, उसको हटा दीजिए। लोग आपके डिस्क्लेमर पढ़ के नहीं वहां चेहरे चस्पा करेंगे, उनको पता है कौन चेहरे हैं और कौन कौन से चेहरे नहीं है।